हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इंडिफरेंस कर्व की। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग जरूर लिखना है, इससे टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज इट हैज अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप एक्स गुड के कॉम्बिनेशन बढ़ाओगे, वाई गुड की जो क्वांटिटी है वो गिरेगी। एक्स के कॉम्बिनेशन मतलब एक्स के जो यूनिट्स हैं वो ज्यादा करोगे, जैसे जैसे एक्स को आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, वाई का जो सेक्रीफाइस है वो होगा। ठीक है, समझिए बात। तो दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन द assumption that if a consumer consumes more unit of one good, he must consume less units of other good. Then only he will have the same level of satisfaction from the different combinations of the two commodities. अगर एक गुड ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करना है तो दूसरे गुड को कम कम कंज्यूम करना ही पड़ेगा, अगर आपको अपनी सेटिस्फेक्शन का लेवल वही मेंटेन करना है जो पहला था। समझ गए बात? समझ गए? द गिवन फिगर शोज दैट व्हेन द कंज्यूमर moves from combination A to combination B on the given indifference curve, he consumes 1 unit of X good, but 3, he consumes 1 more unit of X good, but 3 less units of Y good, so as to get same level of satisfaction from both the combinations. तो मैंने अपने एग्जांपल में ये बताया कि X good पहले 1 खा रहे थे, अब A से B पे चले गए, तो अब 1 की जगह X को 2 कर दिया है, तो X को कितना बढ़ाया? 1 यूनिट। मगर यहाँ पे पहले हम 10 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम कर रहे थे और अब 7 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक X को लेने के लिए कितने सेक्रीफाइस किए? Y 3। समझ गई बात? दिस नेसेसिटेट्स दैट एन इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी नेगेटिवली स्लोप। तो ये एक नेसेसिटी है इसकी कि भाई इंडिफरेंस कर्व को नेगेटिव स्लोप होना ही पड़ेगा, कि अगर एक को बढ़ा के दूसरे को कम करना है तो ये नेगेटिव स्लोप में ही पॉसिबल होगा। However, if the amount of x good is increased and the amount of y remains same, अगर x को इंक्रीज करें मगर y सेम का सेम रहे, तो ये तो इंडिफरेंस कर्व कुछ और ही बन गई। समझ गए बात? द कंज्यूमर will prefer new combination to initial combination because new combination give him more utility. तो नए combination को प्रेफर करेगा, तो क्योंकि नया combination उसे ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, x को बढ़ा रहे हैं मगर y कम नहीं हो रहा। Therefore, these two combinations will not lie on the same indifference curve. तो ये जो दो combinations होंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि इसे x को तो अगर यहाँ इसके सामने देखें 2 मिल गया और ये इधर ही ले गया, तो ये तो अलग से इंडिफरेंस कर्व बन जाएगी ना, ये तो सेम कॉम्बिनेशन जो है वो सेम इंडिफरेंस कर्व नहीं रहेगी। समझ गए बात? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसका नेगेटिवली स्लोप्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी समझाया, दोबारा समझा देता हूँ। Another property of indifference curve is that it is convex to origin. Convex मतलब ये जो गोलाई है, ये जो ये घूम रही है, इसका origin से convex होना जरूरी है, concave नहीं हो सकती, convex ही होगी। समझ गई बात? Convexity of the indifference curve implies that it bows inward to the point of origin. Inward मतलब अंदर की तरफ गोलाई होगी, अंदर की तरफ मुड़ेगी। In other words, the slope of indifference curve decreases as we move downward इन द इंडिफरेंस कर्व। जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व के नीचे नीचे जाएंगे, जो स्लोप होगी वो कम 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 होती रहेगी। दिस फॉलोज द एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों होता है? ये होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से, और उसी को एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट में। दिस एजम्पशन इंप्लाइज दैट lesser is the amount of one commodity consumed by a household, lesser willing the household will be to give up a unit of commodity to obtain the additional unit of अदर कमोडिटी। मतलब अगर आपको x ज्यादा लेना है तो y का सेक्रीफाइस तो करोगे, मगर y का सेक्रीफाइस पहले से कम 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 करोगे, क्योंकि अब y की यूटिलिटी आपके लिए बढ़ती जा रही है, क्योंकि y को कम कंज्यूम कर पा रहे हो आप। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो वही सेम कॉम्बिनेशन जो मैंने पिछली वीडियोस में दिया है, कॉम्बिनेशन ABCD, x गुड आपने कंज्यूम किया 1 2 3 4 और y गुड की कंजम्पशन आपने की 10 7 5 4। तो ये जो सेक्रीफाइस है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था, ये आ जाएगा। तो इसका मैं मतलब शुरू से बता देता हूँ, कोई बंदा क्या पता पिछली वीडियो ना देखे सीधा यहाँ छलांग बजे उसकी, तो फिर मतलब बता देता हूँ कि अगर मैंने एक्स गुड को 1 कंज्यूम करना है, 1 मोर, तो मुझे वाई गुड को सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है? 3 यूनिट्स। तो मैं इसको लिखूंगा 3:1, मतलब 3 को सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ वाई गुड। अगर मुझे एक और यूनिट ऑफ
एक्स गुड खाना है तो वाई का सेक्रीफाइस कितना हुआ 2, तो इसको लिखूंगा 2:1। यहाँ पे एक और कंज्यूम किया तो वाई का कितना सेक्रीफाइस हुआ 1, तो ये हो जाएगा 1:1। समझ गए बात? तो इस हिसाब से ये रेशो है। तो ये रेशो हमेशा डिमिनिश होती है, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है इंडिफरेंस कर्व के अंडर। तो सेम टू सेम मैंने टेबल को देख के मैंने डायग्राम भी बना लिया कि अगर एक्स एक्सिस पे मैंने दे दिया एक्स गुड, वाई एक्सिस पे वाई गुड, एक्स गुड को 1 कंज्यूम करूंगा, वाई को 10, एक्स को 2 कंज्यूम करूंगा, वाई को 7, एक्स को 3 कंज्यूम करूंगा, वाई को 5 कंज्यूम करूंगा, एक्स को 4 कंज्यूम करूंगा, वाई को भी 4 कंज्यूम करूंगा। मतलब इन ऑर्डर टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ एक्स गुड, जो सेक्रीफाइस है पहले 3 का किया, फिर 2 का किया, फिर 1 का किया, ये जो सेक्रीफाइस है ये पहले से कम कम होता जा रहा है। इसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द assumption of diminishing DMRS क्या है, diminishing marginal rate of substitution, the rate at which the consumer is willing to give up further Y good to get more of X good diminishes। मतलब X को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए Y का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम कम होता रहेगा। When the households move from combination A to combination B, the consumer is preferred to give up 3 units of Y good in order to get 1 unit of X good. But when he moves from the combination B to C, he is willing to give up 2 units of Y good for 1 unit of X good। तो वही बताया हुआ है कि अगर A से B पे जाते हो तो आप पहले 1 यूनिट ऑफ X good को पाने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ Y good को सेक्रीफाइस करने को तैयार थे। अब B से C पे गए तो एक X good के लिए आप सिर्फ 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो, और C से D पे गए तो 1 यूनिट ऑफ X good को पाने के लिए आप एक ही यूनिट ऑफ Y good सेक्रीफाइस कर रहे हो। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिकॉज इट ये जो पूरी की पूरी कर्व है, ये पूरी की पूरी कर्व इंडिफरेंस कर्व, ये जो कर्व है इसकी जो स्लोप है, ध्यान से समझना, स्लोप हमें दिखाती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये इंडिकेट करती है द रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर गुड, फॉर द अनदर या अदर कुछ भी लिख सकते हो, कि एक गुड को पाने के लिए दूसरे का सब्स्टिट्यूट कितना ज्यादा करेंगे। तो इस ये जो कर्व है इसकी जो स्लोप है वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है फॉर एक्स। हम ऐसे कह सकते हैं एमआरएस एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स गुड फॉर वाई गुड। ठीक है, द assumption of DMRS implies that the slope of indifference curve must be decreasing from left to right। ठीक है, in other words we can say that an indifference curve must be convex to point of origin। तो इसकी जो स्लोप है वो पहले से कम कम होती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो भी सेक्रीफाइस आप करना चाहते हो वो पहले से कम कम ही रहेगा। समझ गए बात? तो मतलब एक यूनिट को पाने के लिए दूसरे का जो सेक्रीफाइस है, वाई गुड का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से कम होगा। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है assumption, higher indifference curve yields higher satisfaction। जितना ऊपर जाओगे इंडिफरेंस कर्व में, हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होते रहोगे, उतना आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी। एन इंडिफरेंस कर्व लाइज above and to the right of another indifference curve gives a higher level of satisfaction than the lower one। मतलब ये इंडिफरेंस कर्व IC1 IC2 आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, क्योंकि IC2 आपको जो है ज्यादा कॉम्बिनेशन दिखाती है एक्स गुड एंड वाई गुड के। ठीक है, higher indifference curve represents those combinations which yield more satisfaction than the combinations on the lower indifference curve, because higher indifference curve will have more amount of one good or the other or more amounts of both the goods। मतलब higher indifference curve या तो आपको x गुड ज्यादा देगी या तो आपको y गुड ज्यादा देगी, या एट ए टाइम दोनों के दोनों गुड ज्यादा देगी। समझ गई बात? तो इसको मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। इन द गिवन फिगर combination B lies on the higher indifference curve IC2 then combination A which lies on the lower indifference curve IC1। ये जो A combination है ये IC1 lower indifference curve पे, B combination higher indifference curve पे। ठीक है, combination B gives more satisfaction to the consumer than combination A because he gets more quantity of both the goods। तो B combination पे देखो आपको भाई X भी ज्यादा मिल गया, आपको Y भी ज्यादा मिल गया। समझ गई बात? तो हायर इंडिफरेंस कर्व आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसलिए देती है क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व या तो एक्स गुड ज्यादा देगी या वाई गुड ज्यादा देगी या दोनों के दोनों गुड्स ज्यादा देगी। ठीक है, दैट इज MM1 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड NN1 यूनिट्स ऑफ वाई गुड एट कॉम्बिनेशन बी कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन ए। तो बताया हुआ है कि MM1 एक्स का ज्यादा खा पा रहे हो और NN1 वाई गुड का ज्यादा खा पा रहे हो। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट द हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। तो इससे हमें यह पता लगता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है, टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व जैसे IC1 और IC2 है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैंने क्यों करके दिखाई है, मैंने आपको समझाने के लिए करके बताई है। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसका
सिंपल सा बता देता हूँ क्यों नहीं करती। मान लो ये कॉम्बिनेशन है बी, ये कॉम्बिनेशन है सी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं रेड इंडिफरेंस कर्व की, या फिर ब्लू से शुरू कर लेते हैं, तो ब्लू इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो सेटिस्फैक्शन जो बी पॉइंट पे होगा वही सेटिस्फैक्शन ए पॉइंट पे होगा, क्योंकि ये वाली जो कर्व है, ये वाली ब्लू वाली, ये तो सेम इंडिफरेंस कर्व है ना, तो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे सेम सेटिस्फैक्शन होती है। अब मैं करता हूँ रेड वाली की बात, ये किसकी बात है, ब्लू इंडिफरेंस कर्व। अब रेड वाली इंडिफरेंस कर्व की बात करता हूँ कि जो सेटिस्फैक्शन, मैंने यहाँ पे बी नहीं लिखना था, यहाँ पे मैंने सी लिखना था, ठीक है, क्योंकि ये ब्लू वाली सी में जा रही है, ठीक है। तो अब रेड वाली इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, जो भी सेटिस्फैक्शन बी पे मिल रही है वही सेटिस्फैक्शन ए पे मिल रही है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन भी ए के बराबर है और सी पे भी ए के बराबर है, तो मतलब आपस में इन दोनों की सेटिस्फैक्शन तो क्या हुई, बराबर ही हुई ना। तो इससे पता लगता है कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो इसकी कॉम्बिनेशन ए के बराबर है, इसकी भी ए के बराबर है, मतलब सेटिस्फैक्शन सी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन एट पॉइंट बी। बी और सी पॉइंट पे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जो कि इम्पॉसिबल है, दो इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं देती। समझ की बात। इसको अब पेपर में किस हिसाब से लिखना है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां से एन इंडिफरेंस एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट दे मे लाई क्लोज टू ईच अदर, वो आपस में क्लोज हो सकती हैं, बट दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हर एक इंडिफरेंस कर्व एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाती हैं। देयरफॉर टू इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, वो कभी भी टच नहीं करेंगी। अगर टच करेंगी, इफ टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस वुड इम्प्लाई that a combination of two goods corresponding to the point of intersection would give different levels of satisfaction, which is absurd. तो सिंपल वर्ड्स में, अगर दोनों इस पे इंडिफरेंस कर्व पॉइंट ए पे टच कर रही हैं तो टेक्निकली देखा जाए तो सेटिस्फैक्शन सेम होनी चाहिए इस पॉइंट पे, बट वैसे ये इंडिफरेंस कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखा रही हैं, तो ये थोड़ा एब्सर्ड सा हो जाएगा कि दो इंडिफरेंस कर्व अलग अलग यूटिलिटी देती हैं मगर इस पॉइंट पे सेम यूटिलिटी देती हैं। समझ की बात। इसलिए एक और जो प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है एन इंडिफरेंस कर्व नीदर टच एक्स एक्सिस नॉट टच वाई एक्सिस। ना ही ये एक्स एक्सिस को टच करती है ना ही वाई एक्सिस को। क्यों नहीं करती? अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो एक्स गुड सिर्फ खा रही है ओ ए, ठीक है, और अगर वाई एक्सिस को टच कर रही है तो ये खा रही है वाई गुड को ओ बी, मगर एक ही गुड खा रही है, दूसरे एक्सिस वाला गुड तो खा ही नहीं रही। अगर ये ए पॉइंट पे टच करती है तो सिर्फ एक ही गुड खा रही है एक्स गुड, और वो भी खा रही है ओ एक्स। वाई गुड का इसके सामने कितना कॉम्बिनेशन है? जीरो। वाई गुड तो खा ही नहीं रही। An indifference curve does not touch x-axis, do not touch x-axis nor or y-axis, as we assume that consumer buys both the goods shown on x-axis and y-axis. अगर किसी भी पॉइंट पे एक्सिस को टच करती है सिर्फ उसी एक्सिस का गुड खाएगी, दूसरी एक्सिस का गुड तो नहीं खाएगी। In case an indifference curve touches either of the axes, either of x-axis or y-axis, it means that consumer consumes only one commodity. बल्कि इंडिफरेंस कर्व कहती है कि भाई कंज्यूमर तो दो गुड्स कंज्यूम करता है। समझ की बात। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।